हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू भांगरे क्लासेस। कैसे हैं आप? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस एग्जाम्पल फर्स्ट में हमें क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें गिवन है tan a का रेशो हमें गिवन है 4/3 और फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ द एंगल ए। मींस एंगल ए की रिस्पेक्ट पर हमें अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशो को फाइंड करना है। जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में ट्रिग्नोमेट्री रेशो के बारे में समझा है और उन्हें निकाला है। ठीक है, तो आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशो 6 होते हैं और उसमें आप tan का रेशो क्या होता है आप ये भी जानते होंगे। tan का रेशो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और अगर आपको ये याद नहीं होगा तो हमने इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म बनाया था। वो शॉर्ट फॉर्म क्या था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो इसकी हेल्प से भी आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें साइन कॉस टैन को ध्यान पे रखना है। साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉस का अपोजिट होता है सेक और टैन का अपोजिट होता है कॉट। तो बाकी के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि ओनली ट्रिग्नोमेट्री में हमें एक राइट ट्रायंगल से ही डील करनी है, ये हमने समझा था और इसके बारे में हम बहुत विस्तार से जानकारी हमने इसकी ले ली थी कि राइट ट्रायंगल का क्यों हमें यूज करना है। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन के लास्ट में भी आपको एक रिलेशन बताऊंगा जिसकी मैंने इंट्रोडक्शन में कुछ चर्चा की थी कि कैसे उसके रेशो अपॉन में होते हैं और उसका एंगल और साइड से क्या रिलेशन होता है। आज फिर इसके बाद डिस्कस हम कर लेंगे इस क्वेश्चन के लास्ट में, आपको समझ में आएगा। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि कैसे हम खड़े होकर यहां से किसी बिल्डिंग की हाइट, या मान लीजिए कोई बिल्डिंग के सामने मैं खड़ा हूं और वहां से अगर मुझे बिल्डिंग की हाइट बताना है तो वहां से मैं उस बिल्डिंग की हाइट को कैसे फाइंड कर सकता हूं। आज हम इसको भी सीखेंगे, ये भी आपको समझ में आएगा कैसे हम बिल्डिंग की हाइट को हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, और एंगल ए की रिस्पेक्ट पर ही परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले डिसाइड कर लेते हैं हम एंगल ए की रिस्पेक्ट पर हमें पूरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करना है। तो एंगल ए ये है, तो हमने बताया था जिस एंगल को निकालना है, जिस एंगल की बात की जाएगी उसकी रिस्पेक्ट पर परपेंडिकुलर क्या होगा? ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूज आपको पता है 90 के सामने जो साइड होगी वो क्या होगा? हाइपोटेन्यूज होगा और जो बच जाएगा वो क्या होगा? बेस। ये सबसे पहले हमने फिक्स कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये हमें बाद में टेंशन देता। ठीक है, इसलिए हमने इसे पहले ही फिक्स कर दिया कि अगर एंगल ए की बात की जाए, अगर एंगल सी की बात की जाती तो एंगल सी के रिस्पेक्ट पर हम क्या करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को फाइंड करते। यहाँ पे हमसे क्या बोला गया है? एंगल ए की रिस्पेक्ट पर हमें क्या निकालना है? अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने बताया था जिस एंगल को निकालना है, जिस एंगल को फाइंड करना है उसके सामने जो साइड होगी परपेंडिकुलर होगा और जो 90 डिग्री के सामने साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज होगा और जो साइड बच जाएगी वो क्या होगा? बेस। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले आप अगर आप फर्स्ट टाइम ये करने जा रहे हैं, इससे पहले अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो स्टूडेंट सबसे पहले आप क्या करें? इसका इंट्रोडक्शन जरूर देखें, उसके बाद ही आप इन एक्सरसाइज का इन क्वेश्चन को करें। ठीक है ना? चलिए, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहां पे, लेट अस फर्स्ट ड्रॉ अ राइट ट्रायंगल ए बी सी। सबसे पहले हमने क्या किया फर्स्ट में कि एक राइट ट्रायंगल को हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और हम क्या जानते हैं? नाउ हम जानते हैं वी नो दैट tan a इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan a का जो रेशो है हम जानते हैं कि tan a का रेशो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है ना? तो tan a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? यहाँ पे BC है और बेस हमारे पास क्या है? AB है। ठीक है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू होगी। मान लीजिए परपेंडिकुलर होता है यहाँ BC और बेस होता है यहाँ पे AB, और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू दी हुई है, इसका जो रेशियो दिया हुआ वो कितना दिया है यहाँ पे? 4/3। इतना क्लियर हुआ स्टूडेंट? इतना समझ में आया आप लोगों को? चलिए अब यहाँ ये समझते हैं
यहां से देखकर हम ये बोल सकते हैं कि बीसी की वैल्यू 4 होगी, यहां से हम देखिए ये बता सकते हैं कि एबी की वैल्यू 3 होगी। हमने रेशो को सॉल्व करना सीखा है। रेशो को कैसे सॉल्व किया जाता है आपने इसे देखा होगा, 9th क्लास में हमने किया था कि अगर a रेशो b की वैल्यू अगर 2 रेशो 3 है तो क्या इसका मतलब ये होता था कि a की वैल्यू 2 है b की वैल्यू 3 है? नहीं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या लिखते थे, a इज इक्वल टू 2x। यहां पर एक पॉजिटिव नंबर का यहां यूज किया जाता था, ठीक है ना। यहां पर एक कि हम यहां पे क्या यूज कर लेते थे, कोई वेरिएबल यूज कर लेते थे, x y z कुछ भी आपको जो लेना होता था यहां पे, क्लियर है। तो यहां पे हम a इज इक्वल टू x अगर एंगल की बात की जाए तो, ठीक है, और b इज इक्वल टू कितना जाता था यहां पे 3x, ऐसे यूज करते थे। यहां पे x का यूज करते थे, तो यहां से रेशो को जब भी हटाया जाता था तो वहां पे हम x का यूज करते थे, तो ये भी अपॉन है रेशो में ही, ठीक है। जब इसका भी हम इसको यहां से हटाएंगे तो इसमें भी किसका यूज करेंगे, हम कोई भी यूज कर सकते हैं, आप x ले सकते हैं, a ले सकते हैं, b ले सकते हैं, तो हम यहां सपोज k ले रहे हैं फिलहाल, ठीक है। इसका मींस तो यहां लिख सकते हैं हम देयरफॉर इफ, डायरेक्ट लिख देते हैं हम यहां पे कि BC इज इक्वल टू 4k एंड AB इज इक्वल टू 3k, ठीक है। और यहां पे हम ये भी बता देते हैं वेयर k इज अ पॉजिटिव नंबर, कि k यहां पे क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। क्लियर हुआ, इतना समझ में आ गया कि रेशियो को सॉल्व करना हमने देखा था, सीखा है। तो कैसे सॉल्व किया जाता है कि डायरेक्ट हम BC की वैल्यू 4 नहीं बोल सकते, AB की वैल्यू 3 नहीं बोल सकते। इसे सॉल्व करने के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, एक पॉजिटिव नंबर का, जो कि यहाँ पे k यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो 4k लिखा जा सकता है और 3k लिखा जाता है। क्यों ऐसा लिखते हैं, इसका मैं रीजन भी आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे BC की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है, BC की वैल्यू मिल गई हमें आपके पास यहाँ पे 4k, परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास 3, नहीं बेस कितना हमारे पास 3k, और परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 4k, ठीक है। तो बेस हो गया 3k, परपेंडिकुलर हो गया 4k। अब हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि एक राइट ट्रायंगल में यदि हमें 2 साइड गिवन हो और थर्ड साइड को फाइंड करना हो तो किसका यूज किया जाता है, तो आपको याद होगा इसके लिए हम करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है कि अगर आपके पास अगर कोई 2 साइड हो, 3 साइड में से अगर आपको थर्ड साइड फाइंड करना है तो आप किसका यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का। और किसके लिए, राइट ट्रायंगल के लिए, ठीक है। यहाँ पर राइट ट्रायंगल का यूज किया जा रहा है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारे पास है, तो हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, तो किसका यूज करेंगे हम, तो नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना हमारे पास AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना हमारे पास BC स्क्वायर, और बेस कितना हमारे पास AB स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अब यहां से हमें AC की वैल्यू फाइंड करनी है। BC कितना है हमारे पास, BC है 4k स्क्वायर, और AB कितनी है हमारे पास, AB कितना दिया है, AB हमें दिया है 3k स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। तो आप जानते हैं 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का होता है 16k स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9k स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहां सॉल्व करते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों को प्लस कर लेंगे, कितना हो जाएगा 25k स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अब और यहां पर हमें इसे क्या नोट करके लिख सकते हैं, 25 का स्क्वायर होता है 5 स्क्वायर k स्क्वायर, जिसे क्या लिखा जा सकता है 5 के पूरे का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर यहां से इसको हटाया जाएगा तो हमारे पास कितना जाएगा, AC इज इक्वल टू प्लस माइनस 5k। आपको याद होगा कि हमने अगर यहाँ पे a स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा है 25, a स्क्वायर अगर 25 लिखा हुआ है तो स्क्वायर हट जाता है, क्या लगता है यहाँ पे रूट लगता है, क्या लगता है रूट, प्लस माइनस रूट 25, तो a इज इक्वल टू कितना था प्लस माइनस 5।
स्क्वायर के लिए प्लस माइनस ही यहाँ पे यूज किया जाता है। जब भी यहाँ पे स्क्वायर हटाया जाता है तो प्लस माइनस साइन के साथ ही आता है। क्यों? क्योंकि प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तब भी 25 आएगा और माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तब भी कितना आएगा? 25 भी आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब बात यहाँ पे ये की जा रही है कि यहाँ पर हमें पता है कि हाइपोटेन्यूस एक लेंथ होती है जो कि नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, हाइपोटेन्यूस यहाँ पे एक लेंथ है जो कि नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पे हम पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं। किसका साइन का यूज करते हैं? पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं। क्लियर हुआ? ठीक, तो आपने देखा ना पहले कि प्लस माइनस से स्क्वायर हटे तो प्लस माइनस का यूज किया जाता है, लेकिन हम प्लस साइन का यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो इस राइट ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूस है यहाँ पे एक लेंथ है और यहाँ पे लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पे क्या साइन यूज कर रहे हैं हम? प्लस का। ठीक है, चलिए, तो यहां से हमें AC की वैल्यू मिल गई कितना? 5K। अब यहां से हम बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। यहां से हमारा फर्स्ट आंसर, तो एक शॉर्ट फॉर्म बना लें हमारे पास, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो P अपॉन H साइन होता है, B अपॉन H कॉस होता है और P अपॉन B tan होता है, साइन कॉस tan। ठीक है, चलिए पहला हमारा आंसर हो जाएगा इसमें साइन किसकी रिस्पेक्ट में फाइंड करना है हमें? एंगल ए की रिस्पेक्ट पर। याद रखिए इसकी साइन ए लिखेंगे यहाँ पे, साइन इज इक्वल टू कितना आएगा? P अपॉन H। तो P अपॉन H, P की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 4K और H की वैल्यू कितनी है? 5K। तो यहाँ से K से K कैंसिल हो गया, 4 अपॉन 5 आ गया। देख लीजिए, तो यहाँ पे K हमने इसलिए सपोज किया था कि यहाँ पे मैं K की वैल्यू जैसे जैसे रखते जाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि रेशो हमें एक फिक्स वैल्यू नहीं बताता। यहाँ पे BC का मतलब ये है 100% श्योर हो कि यहाँ पे 4 ही होगा। रेशो का मतलब ये होता है कि जो वैल्यू यहाँ पे लिखी है वही होगी, परफेक्ट नहीं। ठीक है, रेशो मतलब परफेक्ट वैल्यू नहीं देता, वो चेंजेस होता रहता है। क्योंकि मैं अगर यहाँ 1 रखूंगा तो 4 है, 2 रखूंगा तो कितना जाएगा? 8, 3 रखूंगा तो कितना हो जाएगा? मतलब मल्टीपल हो सकता है ये उसका। ठीक है, अगर 3 रखूंगा तो कितना हो जाएगा? 12, 5 रखूंगा तो कितना हो जाएगा? 20। ठीक है ना, तो ये क्या, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए ये 4/3 लिखा हुआ है, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं 8/6। अगर इसमें कट करूं तो 4 2 4 8 और 2 3 6, तो 4/3 तब भी आ सकता है। ठीक है ना, इसलिए ये वैल्यू फिक्स नहीं होती, इसलिए इसे 4K और 3K मतलब कोई भी x वेरिएबल का यूज करके यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो हमारे पास आया साइन कितना आ गया? 4/5 आ गया। ठीक है ना, अब हमें क्या देखना है? cos A। cos क्या होता है? B अपॉन H। B अपॉन H, बेस कितना है हमारे पास? 3K और हाइपोटेन्यूज कितना है? 5K। तो यहाँ से K से K क्या हो गया? कैंसिल, हमारे पास आ गया 3/5। ठीक है, अब tan तो आपको वो गिवन ही था, चलिए निकाल ही लेते हैं क्योंकि अपोजिट लिखना पड़ेगा। tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 4K/3K, तो K से K कैंसिल हो गया, हमारे पास 4/3 आ गया। 10 का अपोजिट, साइन का अपोजिट क्या होता है? cosec। साइन का अपोजिट क्या होता है? cosec। cosec A इज इक्वल टू H/P हो जाएगा, H/P मींस 5/4। ठीक है, इसके आगे मैं लिख दे रहा हूं, मेरे पास वहां पे जगह नहीं है। ठीक है ना, इसके आगे लिख दे रहा हूं मैं। अब मेरे पास बचा sec। sec A इज इक्वल टू कितना होता है? cos का अपोजिट होता है H/B। H/B मतलब 5/3। और हमारे पास लास्ट बचा है cot। तो cot A इज इक्वल टू अपोजिट किसका? तो tan के B/P मींस 3/4। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, हमसे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन था, इसकी हेल्प से बाकी हमने जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो फाइंड करना था ये हमने यहाँ पे फाइंड करके आपको बता दिया। ठीक है स्टूडेंट, और अगर आपको कोई डाउट, अगर कोई किसी स्टेप में कुछ प्रॉब्लम होगी तो स्टूडेंट मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब बात कर लें हम कि जो इंट्रोडक्शन में हमने कुछ पार्ट को बोला था कि जब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको एक्सप्लेन करेंगे, तो उस पार्ट को हम यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये सब तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मैं कुछ यहाँ से कुछ पार्ट को यहाँ से मिटा रहा हूँ। ठीक है, जिससे हम बाकी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसे रहने देता हूँ, बाकी को यहाँ से अलग कर देता हूँ।
चलिए स्टूडेंट देखिए, और हम परपेंडिकुलर बेसिस की बात करते हैं फिलहाल। परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 4k और बेस कितना हमारे पास 3k। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर मैं k की वैल्यू 1 पुट करूं यहाँ पे, तो मेरे पास एक ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल क्या होगा, ए बी सी राइट ट्राइंगल यूज करूं मैं, और यहाँ पर k की वैल्यू, k पॉजिटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर मैंने यहाँ 1 यूज कर लिया, तो यहाँ पर मैं k की जगह 1 पुट करूंगा तो कितना जाएगा परपेंडिकुलर 4 और ये जाएगा 3। ठीक है, चलिए इसके बाद मैं अगर k की वैल्यू 2 पुट करता हूं यहाँ पे, तो जो ट्राइंगल उससे बड़ा होगा, इसे देते हैं p q और r। ठीक है, तो 4 2 कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर 8 और ये कितना हो जाएगा 3 2 6। एक और ट्राइंगल ले लें यहाँ पे हम, इसे लें एस टी यू, इसे समझ लीजिए राइट ट्राइंगल। इसे मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर लिखेंगे k इक्वल टू 3, तो 3 4 12 और 3 3 9। ठीक है ना, तो यहाँ पे 144 इसे रहने देते हैं, इनमें 2 से कंपेयर समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन्हीं पे दोनों में रिलेशन देख लेते हैं, तो ये भी अच्छे से यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 3 ज्यादा हो जाएंगे यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बात करते हैं रिलेशन की साइड और एंगल में। जो हमने टॉपिक छोड़ा था, हमने बोला था कि क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे, इंट्रोडक्शन की जब बात की गई थी, वहां पे इंट्रोडक्शन सॉल्व कर रहे थे, तो जो एंगल और साइड में कैसा रिलेशन बन रहा था हमारे पास, आपको याद होगा कि हमने कुछ इस टाइप से एग्जांपल लिया था। मैं आपको डायग्राम बना के दिखा दे रहा हूँ, ऐसा कुछ हमने एग्जांपल लिया था, ऐसा कुछ याद आ रहा होगा। एंगल ए यहाँ पे कॉमन था, हमने ये रेशियो के अपॉन मेथड यूज किया था, बस उसी टॉपिक को हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ समझिएगा। इस राइट ट्राइंगल का हम tan यूज कर रहे हैं। देखिए tan a इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसकी हम बात कर रहे थे, कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम फाइंड कर रहे थे। सिर्फ आपको हमने वहां पे बताया था कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन वहां हमने ये क्लियर नहीं किया था कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही tan होता है, क्योंकि हमें उस समय पता नहीं था। सिर्फ हमने आपसे ये बोला था कि परपेंडिकुलर मतलब ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस और इस थर्ड ट्रायंगल का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सब की सब टू साइड का जो रेशियो था वो कैसे इक्वल हो रहा था। अब वो यहाँ क्लियर होगा कि हमने बोला था परपेंडिकुलर अपॉन बेस फर्स्ट ट्रायंगल का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस सेकंड ट्रायंगल का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस थर्ड ट्रायंगल का। क्लियर है, चलिए यहाँ बात करते हैं। 3 था ना, ठीक है। तो ये सब कैसे आ रहे थे हमारे पास, इक्वल आ रहे थे, कांस्टेंट आ रहे थे। कैसे आ रहे थे, इक्वल आ रहे थे, कांस्टेंट आ रहे थे। वो कांस्टेंट कैसे आ रहे थे, अभी इसके हम यहाँ समझते हैं। देखिए tan a इक्वल परपेंडिकुलर बेस यहाँ पे लिया मैंने, और tan p यहाँ पे p यूज कर रहा हूँ। tan p इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो tan a परपेंडिकुलर कितना इसके 4/3। ठीक है, यहाँ पे यूज किया जा रहा है। tan p इसका परपेंडिकुलर कितना है 8/4, ओ सॉरी 8/6। इसको कट किया जाएगा तो कितना आएगा 4/3 आ जाएगा। कितना आएगा 4/3। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, या आप क्या समझ रहे हैं यहाँ पे कि ये दोनों जो रेशियो हैं ये कैसे हैं, इक्वल है। 4/3 इसमें भी आया, 4/3 इसमें भी आया, तो ये दोनों जब रेशियो इक्वल है, इसका मतलब कि यहाँ पर tan a इक्वल टू tan p हो सकता है। tan a इज इक्वल टू tan p। तो आपने क्या देखा यहां से कि जब एक ही ट्राइंगल की टू साइड का रेशियो इक्वल होता है दूसरे ट्राइंगल की टू साइड के रेशियो के, तो उनके एंगल भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। हमने यही यहां पे चर्चा किया था और ये रिलेशन है। हमने आपको बताया था कि अगर एंगल इक्वल है, यदि एंगल इक्वल है, तो एक ही ट्राइंगल की टू साइड का जो रेशियो है दूसरी ट्राइंगल की टू साइड के रेशियो का कैसे होगा, इक्वल होगा। ये हमने बात की थी। अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि कैसे, अगर यहाँ पे ये जैसे हमने ट्राइंगल लिया 4/3 आया, इस ट्राइंगल में 8/6 है, कट के 4/3 आया। आप देख रहे हैं कि ये भी 4/3, यहाँ भी 4/3 है। दोनों ट्राइंगलों की साइड का जो रेशियो है 4/3 दोनों इक्वल है, तो इनके एंगल भी कैसे होंगे। जब 4/3 ये है, 4/3 ये दोनों इक्वल है, तो ये tan a और tan b भी कैसे होगा, इक्वल होगा ना। इससे हमें क्या समझ में आया कि
कोई भी ट्राइंगल की टू साइड का रेशियो दूसरे ट्राइंगल की टू साइड के रेशियो के अगर इक्वल होता है तो उनके एंगल भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, या मैं ये बोल दूं क्या कि अगर हमारे पास दोनों ट्राइंगल के अगर एंगल इक्वल है तो टू साइड का जो रेशियो है फर्स्ट ट्राइंगल के वो सेकंड ट्राइंगल की टू साइड का रेशियो, और या थर्ड ट्राइंगल भी ले लें, उसके कैसे होता है, इक्वल होता है, कांस्टेंट होता है। तो 4/3 सबके लिए हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो गया। ये कब हो पाया, जब ट्राइंगल इक्वल था। अभी हमने बताया कि अगर यहाँ पे रेशियो इक्वल है तो एंगल इक्वल हो जाता है, एंगल इक्वल होगा तो रेशियो कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एक ही ट्राइंगल की टू साइड का रेशियो दूसरे ट्राइंगल की टू साइड के रेशियो के, तीसरे ट्राइंगल की टू साइड के रेशियो के इक्वल होता है, कांस्टेंट होता है। अब यहां से बात आपको क्लियर समझ में आ गई ही होगी। ठीक है, और हमने एक बात और की थी आपसे कि मान लीजिए एक लड़का यहां से खड़ा है और यहां पर एक बिल्डिंग है, ठीक है ना, यहां बिल्डिंग को देखता है, ये कहां खड़ा है, जमीन पे खड़ा है, यहां से इसके टॉप को देखता है और इस बिल्डिंग के बॉटम से इसकी डिस्टेंस सपोज करो 12 मीटर, यहाँ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, हमें इसकी हाइट फाइंड करना, तो tan 45 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अगर ये 12 मीटर से बिल्डिंग की हाइट फाइंड कर, tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, और बेस कितना हमारे पास 12, तो tan 45 वैल्यू 1 होती है, तो ये कितना निकल जाएगा, परपेंडिकुलर, इसकी हम बिल्डिंग की हाइट फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे हम किसी बिल्डिंग की हाइट को बता सकते हैं कि अगर हमें एंगल पता है और उसकी डिस्टेंस पता है कि उस लड़के से बिल्डिंग डिस्टेंस कितनी है, तो उससे हम उस बिल्डिंग की हाइट भी कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री का यूज है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट होगा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम अगला एग्जाम्पल नंबर सेकंड में सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।